Hello friends, how are you? I am Sanu Kumar. We again here on Online Shiksha. Dear students, still now we have completed lecture number A and lecture number B of your class 10th physics first chapter, and that is electricity. Dear students, अभी तक हम लोगों ने इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक सर्किट और इलेक्ट्रिक डायग्राम के बारे में पिछले लेक्चर्स में पढ़ा। और अगर आपको इन टॉपिक्स और या फिर जो मैंने पहले अपलोड किए थे लेक्चर्स, उन सभी टॉपिक्स से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मैं आपके कंफ्यूजन का जो क्लियरनेस है उससे ज़रूर क्लियर करूँगा। स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर नंबर 3 में पढ़ने वाले हैं आपके सिलेबस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्कोरिंग और न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉ, दैट इज ओम्स लॉ। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि हम ओम्स लॉ क्यों पढ़ते हैं। मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया है कि द पोटेंशियल डिफरेंस, क्या बच्चों, द पोटेंशियल डिफरेंस इज द मेन रीजन, द मेन कॉज फॉर द फ्लो ऑफ द करंट थ्रू एनी कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर में जब तक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आएगा तब तक करंट नहीं पास करेगा। ठीक है बच्चों, तो ये तो हम जान गए, लेकिन इस पोटेंशियल डिफरेंस यानी V और करंट फ्लोइंग यानी कि I के बीच में जो रिलेशन एस्टेब्लिश किया था वो थे ओम्स, फेमस साइंटिस्ट ओम्स, जिनके नाम पे ये लॉ पड़ा है ओम्स लॉ। तो बेसिकली हम ओम्स लॉ में क्या देखते हैं कि करंट और पोटेंशियल डिफरेंस I और V के बीच का रिलेशन, ये दोनों कैसे रिलेटेड है। तो उससे पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स क्लियर करना चाहता हूँ। सबसे पहले आप बेसिकली ये समझिए कि एक V है और एक I है, यानी एक तरफ पोटेंशियल डिफरेंस है और एक तरफ करंट है। अगर हमारे पास किसी कंडक्टर के अलावा 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है और उस कंडक्टर में अगर 4 एम्पियर ऑफ करंट अगर सप्लाई हो रहा है, फ्लो हो रहा है, ठीक है बच्चों, उसके बाद अगर हमने इस 2 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस को 2 यूनिट से इंक्रीज करके 4 वोल्ट कर दिया, अगर हमने 4 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया तो हमारा जो करंट है वो 2 से वोल्टेज इंक्रीज हुआ यानी पोटेंशियल डिफरेंस, तो 2 से इंक्रीज होकर के 6 हो जाएगा। समझे बच्चों। फिर मानिए हमने फिर 2 से वोल्टेज को इंक्रीज किया और 4 to 6 कर दिया, तो फिर 2 से ये भी करंट भी इंक्रीज हो करके 8 हो जाएगा। ऐसे रिलेशन को हम कहते हैं बच्चों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब दो फिजिकल क्वांटिटीज को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तब कहेंगे जब एक के बढ़ाने से दूसरा भी ऑटोमेटिक बढ़ जाए और एक के घटाने से दूसरा भी ऑटोमेटिक घट जाए। और दूसरा एक टर्म है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसे कहते हैं बच्चों, कि अगर हम एक क्वांटिटी को बढ़ाते हैं और दूसरी क्वांटिटी घट जाती है तो हम उसको क्या कहते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। जैसे आपका भूख और खाना, अब जितना खाना खाते जाएंगे आपकी भूख उतनी खत्म होती जाएगी। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ हमारी नींद, हम जितना सोते जाते हैं हमें और उतनी नींद आते। तो ये था बच्चों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो आइए ओम्स लॉ जो क्या करता है, I और V के बीच के रिलेशन को एस्टैब्लिश करता है, रिलेशन को बताता है, हम उसे देखते हैं। तो मैंने लिखा है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के अनुसार एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, ये पूरी डिफिनेशन जितनी इंपॉर्टेंट है बच्चों उतनी ये एक लाइन भी, एक फ्रेज भी इंपॉर्टेंट है कि एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, इसको आपको हमेशा लिखना ही होगा। मैं इसकी रीजन को आगे एक्सप्लेन करूंगा कि एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पे द करंट फ्लो थ्रू द कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर के अलोंग जो करंट फ्लो होता है और द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट इंड्स, और उसके कंडक्टर के पोटेंशियल के इंड में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो दोनों क्या होता है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं बच्चों। वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों कि एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पर करंट फ्लो थ्रू द कंडक्टर, उस कंडक्टर के से जो करंट फ्लो होता है
और उसके अलोंग जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। वहीं बच्चों कि अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करेंगे तो हमारी करंट भी इंक्रीज करेगी, अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को घटाएंगे तो हमारी करंट भी घटेगी। इसी चीज को हम मैथमेटिकली क्या लिखते हैं बच्चों कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यानी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है। आपको मालूम होना चाहिए बच्चों कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस और करंट है वो दोनों क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और आप आगे फिजिकल हायर क्लासेस में फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ेंगे बच्चों, तो उसमें आप ये भी जानेंगे कि किसी भी प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए हमें उसके प्लेस पर एक कांस्टेंट क्वांटिटी रखनी होती है। तो अभी आप बस ये जानिए कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। इस केस में हम भी ये कांस्टेंट के साइन को हटा के जब इक्वल टू देते हैं तो जो कांस्टेंट देते हैं एंड दैट इज R। R क्या है बच्चों, वेयर R इज रेसिस्टेंस। V is directly proportional to V is directly proportional to I मीन्स V के इंक्रीज करने पे I भी इंक्रीज होगा। और फिर जब हम प्रोपोर्शनल के साइन को हटाकर इक्वल टू देंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं एंड दैट विच इज रेसिस्टेंस। सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बेसिकली यही एक ओम्स लॉ है बच्चों कि V इज इक्वल टू IR, मतलब वेलोसिटी इज इक्वल टू करंट इनटू रेसिस्टेंस। अब ये रेसिस्टेंस क्या है हम इसको देखेंगे, और तब तक के लिए मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ ओम्स लॉ कि एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट्स इंड। मतलब कि किसी भी कंडक्टर पे जो करंट फ्लो करता है वो उसके साइड में उस कंडक्टर में लगाए गए पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बच्चों। जिसका जो सिंपल मीनिंग है कि अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करेंगे इंक्रीज होगा। तो स्टूडेंट्स आपने क्या देखा, तो ओम्स लॉ विच इज बेसिकली क्या था कि बेसिकली वो क्या था कि V इज इक्वल टू IR। ठीक है बच्चों। अब देखिए इसके साथ साथ इसके और भी बहुत सारे फॉर्म्स हैं जो मैं आपको बता देता हूँ कि आप इसको R को इधर इक्वल टू की इस साइड मीन्स RHS से LHS में ला सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा डिवाइडेड में V बाई R इज इक्वल टू I। या फिर बच्चों आप इस V को भी V बाई R इज इक्वल टू I, ये भी एक दूसरा फॉर्म हो गया बच्चों ओम्स लॉ का। ये वोल्टेज निकालने के लिए, ये करंट निकालने के लिए, और रेसिस्टेंस के लिए आप क्या कर सकते हैं V बाई I। तो ये तीनों फॉर्म एक ही फॉर्मूला से आया है। बेसिकली आपको ये याद होना चाहिए V इज इक्वल टू IR, उसके बाद वोल्टेज से इससे पोटेंशियल डिफरेंस निकल जाएगा, करंट निकालने के लिए आप V बाई R कर देंगे और रेसिस्टेंस निकालने के लिए आप V बाई I कर देंगे। अब देखिए हमने बच्चों अभी आपको बताया वेयर R इज रेसिस्टेंस। अब आप अभी तक रेसिस्टेंस नहीं पढ़े हैं तो आइए हम आपको पहले रेसिस्टेंस का फील दिलाते हैं कि आखिर रेसिस्टेंस होता क्या है। तो देखिए बच्चों कोई भी कंडक्टर है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मींस एटम्स होते हैं। एटम्स के अंदर न्यूक्लियस में प्रोटॉन भी होते हैं और इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। बेसिकली किसी भी कंडक्टर के अंदर बच्चों प्रोटॉन और फिर इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है बच्चों। तो जब हम इसके अलोंग पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस क्यों लगाते हैं मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था, ताकि पूरे इलेक्ट्रॉन्स एक डिफरेंट डायरेक्शन में मींस मूव कर सके। लेकिन बच्चों आप जानते हैं कि मान लेट किए कि यहाँ इलेक्ट्रॉन है, एक यहाँ इलेक्ट्रॉन है, तो इनके खुद के बीच में भी रिपल्सन होगा बच्चों, या फिर ये जो प्रोटॉन है ये इस इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं देगा, या फिर एक और रीजन है कि ये इलेक्ट्रॉन रैंडम अपने जिगजैग मोशन में रेस्ट में है जैसे, लेकिन
पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं तो इन लोगों को मूव करना होता है, यानी इनको अपने रेस्ट की जो स्टेट है उसको छोड़ के एक्साइटेड स्टेट में जाना पड़ता है, जो इनको पसंद नहीं है। तो इन सभी कारण के कारण ये जो कंडक्टर होता है ये इलेक्ट्रिक करंट यानी चार्ज के फ्लो को रेसिस्ट करता है, रोकता है। रेसिस्टेंस मींस ही होता है रुकावट। तो देखिए बच्चों, मैं फिर आपको बताता हूँ कि कोई भी कंडक्टर है उसके अंदर एटम है, एटम में इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है। ओके, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो अगर मूव करना चाहा तो अगर उसके बगल में भी इलेक्ट्रॉन होगा तो ये दोनों सिमिलर चार्ज रिपेल करेंगे, यानी एक दूसरे को आगे एक डायरेक्शन में बढ़ने नहीं देंगे। फिर ये जो प्रोटॉन होगा वो प्लस चार्ज और ये इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा तो भी इसको बढ़ने नहीं देगा। या फिर जो इलेक्ट्रॉन जो पोटेंशियल डिफरेंस जब तक अप्लाइड नहीं किए गए हैं तब तक वो रेस्ट में होते हैं, मींस कहीं कहीं जिगजैग अपने मन से जो मन करे जिस डायरेक्शन में मन करे उस डायरेक्शन में मूव करते हैं, बेसिकली रेस्ट स्टेट में रहते हैं। लेकिन जब हम उसमें पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर देते हैं तो उन लोगों में एक काम करने मीन्स वर्क करना रहता है उनको, जो वो पसंद नहीं करते हैं। बेसिकली हम हो या आपको सब कोई रेस्ट में रहना चाहता है, मीन्स ग्राउंड स्टेट लेवल में रहना चाहता है, जो मन करे सो करना चाहता है। लेकिन हमें कोई वर्क कराया जाए तो हम उस वर्क को करने से रोकते हैं जब तक हमारे ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर ना हो। सेम उसी कारण ये जो कंडक्टर है वो भी अपने क्या करता है, अपने को एक्साइटेड स्टेट में मीन्स वर्क डन करने के लिए नहीं करना चाहता है। लेकिन फिर भी जब इसको वर्क करना रहता है तो क्या होता है बच्चों, तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस जब इंक्रीज किया जाता है तो ये एक डायरेक्शन में भागता है। तो यही किसी भी कंडक्टर की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने चार्ज को मूव नहीं कराना चाहता है और उसी को हम रेसिस्टेंस कहते हैं। आई थिंक आपको समझ में जो आया होगा कि रेसिस्टेंस क्या है। तो रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर एट अ गिवन टेम्परेचर रेसिस्टेंस के बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये आप आगे समझेंगे कुछ लेक्चर्स के बाद कि कंडक्टर एट अ गिवन टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पे इज डिफाइंड एज इट्स प्रॉपर्टी। ये किसी भी कंडक्टर का एक प्रॉपर्टी नहीं होता है। जैसे आप मेटल की प्रॉपर्टी पढ़े होंगे कि मेटल हार्ड होता है, मेटल में टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, मेटल में लस्टर होता है, उसी प्रकार से किसी भी कंडक्टर का ये प्रॉपर्टी नहीं होता है बच्चों, किसी भी गिवन टेम्परेचर पे टू रेसिस्ट मींस रेसिस्ट मतलब रोकना एनी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट। कोई भी कंडक्टर अपने द्वारा इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो नहीं कराना चाहता है और वो उसको अपोज करता है, जिसको हम क्या कहते हैं, ओम्स लॉ कहते हैं। अब देखिए बच्चों, जो एसआई यूनिट होता है ओम, एसआई यूनिट होता है रेसिस्टेंस का, वो है ओम। अगर आपको लिखने के लिए है कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फ्लो, आप तो लिखेंगे ओम, लेकिन इसका जो सिंबल होता है इसको हम ओमेगा कहते हैं, ओमेगा। ठीक है बच्चों, हम लिखते तो है ओम लेकिन इसको डिनोट करते हैं ऐसे सिंबल से जिसको हम ओमेगा कहते हैं। अब देखिए बच्चों, एक और इम्पोर्टेंट, हमेशा वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो पूछा जाता है, व्हाट इज वन ओम ऑफ रेसिस्टेंस, व्हाट इज 1 ओमेगा ऑफ रेसिस्टेंस। किसी भी कंडक्टर के पास कब 1 ओमेगा ऑफ रेसिस्टेंस होगा तो उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, जैसे कि हमने देखा कि V इज इक्वल टू IR, इट इम्प्लाइज R इज इक्वल टू V बाई I। तो बच्चों एक ओमेगा ऑफ रेसिस्टेंस लाने के लिए हमको 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड 1 एम्पियर ऑफ करंट लेना होगा। तो इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं कि व्हेन 1 एम्पियर ऑफ करंट फ्लोज थ्रू एनी कंडक्टर, जब किसी कंडक्टर से 1 ओम और 1 एम्पियर ऑफ करंट फ्लो करता है, जब किसी कंडक्टर से 1 एम्पियर ऑफ करंट फ्लो करता है और उसके इंड पर अगर इस कंडक्टर से 1 एम्पियर ऑफ करंट फ्लो करता है और इसके इंड पर अगर 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस होता है तो हम इसके रेसिस्टेंस को 1 ओमेगा
ऑफ रेसिस्टेंस कहते हैं बच्चों। ये अधिकतर एग्जाम में पूछे जाने वाली पॉइंट है कि डिफाइन 1 ओमेगा ऑफ रेसिस्टेंस। स्टूडेंट्स 1 ओम ऑफ रेसिस्टेंस को आप कैसे डिफाइन करेंगे? तो द रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज इक्वल टू 1 ओम इफ अ करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लो between the 2 points of conductor having potential difference of 1 volt। वही सेम चीज जो मैंने आपको समझाया कि किसी कंडक्टर के along जब हम 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं और उस कंडक्टर से अगर 1 एम्पियर ऑफ 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने पे अगर 1 एम्पियर ऑफ करंट पास होता है तो हम उसको क्या कहते हैं? 1 ओम ऑफ रेसिस्टेंस। अब देखिए जो रेसिस्टेंस मेजर किया जाता है उसके लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज होता है उसको हम कहते हैं ओम मीटर। ओम मीटर से हम रेसिस्टेंस को मेजर करते हैं। तो ये तो बच्चे हुआ कि ओम्स लॉ, और ओम्स लॉ में जो कांस्टेंट है दैट इज आर रेसिस्टेंस, उसका आपको इंट्रोडक्शन। अब हम देखेंगे कि ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन। बेसिकली आपको ये प्रैक्टिकल्स में पढ़ना है लेकिन फिर भी मैं आपको इसके बारे में, क्योंकि एग्जाम में थ्योरेटिकल एग्जाम में भी पूछ देता है कि हाउ कैन यू वेरीफाई दी ओम्स लॉ, तो हम उसको अब देखेंगे। So students, now the question arises that how ohm formed the Ohm's law, means हमारे एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछता है कि हाउ कैन यू वेरीफाई दी ओम्स लॉ, मतलब आप ओम्स लॉ को कैसे वेरीफाई कर सकते हैं, कैसे प्रूफ कर सकते हैं। तो उसके लिए देखिए बच्चों, ओम्स ने क्या किया, किसी एक पार्टिकुलर कोई एक कंडक्टर किया और उसके अलोंग डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस को अप्लाई किया। मींस उन्होंने किसी एक कंडक्टर के अलोंग कोई एक कंडक्टर लिया और उसमें माना कि पहले 2 वोल्टेज का पोटेंशियल डिफरेंस, फिर 4 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस, फिर 6 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया और हर एक पॉइंट पर आने वाले जो करंट है उनको क्या किया, नोट डाउन किया, ठीक है। और फिर उन्होंने एक ग्राफ खींचा। तो किस चीज का ग्राफ खींचा? तो उन्होंने I एंड V के बीच का, मींस I मींस करंट और पोटेंशियल डिफरेंस का बीच का एक ग्राफ किया, जिसमें उन्होंने x एक्सिस पे उन्होंने पोटेंशियल डिफरेंस को डिनोट किया और y एक्सिस पे उन्होंने करंट को डिनोट किया। और फिर जब इसका ग्राफ उन्होंने देखा तो वह एक स्ट्रेट लाइन था बच्चों। क्या था? स्ट्रेट लाइन था। और जैसा कि हम जानते हैं I इज इक्वल टू VR। क्या बच्चों? एक मिनट, मैं ये हाँ क्लियर है बच्चों। तो जो हमने क्या देखा, ओम्स लॉ हमने क्या देखा बच्चों कि V इज इक्वल टू IR, मींस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो करंट और R के प्रोडक्ट के इक्वल हो जाता है। और यहाँ से हम R इज इक्वल टू V बाई I भी लिख सकते हैं बच्चों। तो आप देखिए यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है कितना है बच्चों, 2, और करंट कितना है, 4। फिर 4 पे आप देखेंगे तो 4 एंड 8 और फिर 6 एंड 8। ये वैल्यू एग्जैक्ट हो सकती है कि ओम्स लॉ ने जो लिखा था वो नहीं हो, लेकिन उसी कॉन्सेप्ट पे है, ऐसे ही प्रूफ किया जाता है ओम्स लॉ। आप देख रहे हैं कि सब एक कांस्टेंट 1/2 आ रहा है और आप ये जानते ही हैं कि R जो है वो रेजिस्टेंस एक कांस्टेंट होता है। सो इस तरह उन्होंने क्या किया, ओम्स लॉ को प्रूफ किया, फाउंड किया। तो अगर आपको एग्जाम में लिखना हो तो आप लिखेंगे इफ वी ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द potential difference versus current, we got a straight slope line which indicates that potential difference and the electric current is directly proportional। और फिर आप क्या लिखेंगे, directly proportional to V is directly proportional to R and V is equal to IR। तो इस तरह आप ओम्स लॉ को प्रूफ कर सकते हैं बच्चों। अब
हमको अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो अब एक और भी बहुत अच्छा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्चुअल पार्ट है जो है रेसिस्टिविटी। अब हम रेसिस्टिविटी किस चीज पर डिपेंड करता है, क्या होता है, इसके बारे में और एक्सप्लेन से और ब्रीफ मींस एक्सपैंड करके पढ़ेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, अभी हम लोगों ने ओम्स लॉ से देखा कि V इज इक्वल टू आई आर। ओके स्टूडेंट्स, V इज इक्वल टू आई आर से हम लिख सकते हैं R इज इक्वल टू V बाई आर। सो जो रेसिस्टेंस था वो वेलोसिटी और करंट का वेलोसिटी कर रहा है सॉरी इन पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का एक कांस्टेंट था, मींस एक कांस्टेंट वैल्यू रेसिस्टेंस था। रेसिस्टेंस था क्या, तो किसी भी कंडक्टर के पास अपने एटम होते हैं, एटम में अपने प्रोटॉन होते हैं जो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को रोकते हैं, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करके रोकते हैं, या फिर जब सारे इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है, सिंगल चार्ज रिपेल करके उनको आगे मूव नहीं करने देता है। या फिर एक ये भी कारण है कि पहले जो इलेक्ट्रॉन्स थे कंडक्टर के अंदर वो रेस्ट में थे, अपने जोन में सेफ जोन में थे, लेकिन जब उसमें पोटेंशियल डिफरेंस हमने अप्लाई किया तो उन लोगों को कुछ वर्क करना पड़ा मूव करने के लिए, और हर एक जो वस्तु होती है, हर एक जो मैटर होता है वो रेस्ट में रहना पसंद करता है, जिसके कारण वो रेसिस्ट करता है, रोकता है उस इलेक्ट्रॉन को मूव करने का। तो ये जो था रेसिस्टेंस क्यों होता है, और ये था क्या, तो यही प्रॉपर्टी था किसी रेसिस्टेंस कंडक्टर का जो उसके फ्लो ऑफ चार्ज को रोक रहा था, रेसिस्ट कर रहा था। अब बच्चों हम ये देखेंगे कि किसी कंडक्टर पे जो रेसिस्टेंस होता है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है और कैसे डिपेंड करता है, मींस इनवर्सली या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो जो फर्स्ट फैक्टर है बच्चों वो है लेंथ ऑफ द वायर। किसी भी कोई भी अगर आप वायर लेते हैं तो उसके लेंथ पर रेसिस्टेंस डिपेंड करता है, और दैट इज जो रेसिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L होता है। मींस इसको आप फर्स्ट पॉइंट माने बच्चों, मींस अगर आप 1 मीटर के रेसिस्टेंस लेते हैं, 1 मीटर का वायर लेते हैं तो उसमें मान लीजिए x अमाउंट ऑफ रेसिस्टेंस है, तो अगर आप लेंथ को बढ़ा देते हैं, अगर 2 मीटर का रेसिस्टेंस ले 2 मीटर का वायर लेते हैं तो उसकी रेसिस्टेंस और बढ़ जाएगी, x और बढ़ जाएगी। मींस लेंथ को बढ़ाने से, वायर के लेंथ को बढ़ाने से बच्चों उसकी जो रेसिस्टेंस है वो भी इंक्रीज करती है। नेक्स्ट पॉइंट है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर। क्रॉस सेक्शनल एरिया सिंपली समझिए बच्चों कि एक वायर की जो मोटाई होती है उसको कहते हैं उस वायर का क्रॉस सेक्शनल। मींस ये जो वायर का इनर पार्ट जिसके अंदर पूरा वायर इन करता है, मीन सिंपली अगर ये एक वायर है तो इसकी ये जो एरिया सर्कुलर एरिया है इसको हम क्रॉस सेक्शनल एरिया कहते हैं। या फिर अगर किसी वायर को आप बीच से काटें तो उसकी जो पार्ट दिखेगी उसको हम क्रॉस सेक्शनल एरिया कहते हैं। उस क्रॉस सेक्शनल एरिया से रेसिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इज 1/a, एंड इसको हम सेकेंड पॉइंट मानेंगे। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट देखिए जो रेसिस्टेंस होता है वो एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी क्वेश्चन पूछता है कि अगर हम किसी वायर के लेंथ को इंक्रीज कर देंगे तो उसकी रेसिस्टेंस क्या होगी, उसकी रेसिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगी। या फिर अगर हम किसी वायर के एरिया को, क्रॉस सेक्शनल एरिया के, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब बच्चों अगर हम एरिया को इंक्रीज कर देंगे तो उसकी जो रेसिस्टिविटी है वो डिक्रीज कर जाएगी, और अगर हम एरिया को कम कर देंगे तो उसकी जो रेसिस्टिविटी है वो इंक्रीज कर जाएगी। मींस resistance of a wire is inversely proportional to cross sectional area of the wire। क्वेश्चन पूछता है what is the relation between the cross sectional of the area of the wire and its resistance। तो आप कह सकते हैं कि resistance of a wire is inversely proportional to the cross sectional area of the wire। तो यहाँ से हमें ये 2 पॉइंट मिला बच्चों।
थर्ड पॉइंट है मटेरियल ऑफ द वायर। मटेरियल ऑफ द वायर मतलब बच्चों, अगर आप मान लीजिए 1 मीटर वायर लेते हैं, 1 मीटर वायर है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी 1 मीटर स्क्वायर है, और 1 मीटर का वायर आपने कॉपर का लिया, और वहीं आपने एक दूसरी वायर ली जिसकी लेंथ भी 1 मीटर और क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर और ये एल्युमिनियम की है, तब भी इन दोनों की जो रेसिस्टेंस है वो अलग अलग होगी। मींस हर एक मेटल का अपना एक यूनिक, जैसे हमारा आपका सबका एक यूनिक नाम, कुछ यूनिक फेस होता है, उस तरह हर एक मेटल का, हर एक जो कंडक्टर होता है उसका अपना एक अलग अलग यूनिक रेसिस्टेंस होता है जो मेटल के साथ मींस चेंज होते रहता है। द नेक्स्ट पॉइंट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर जनरली बच्चों जो प्योर मेटल होते हैं, प्योर मेटल के लिए जो रेसिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, लेकिन ध्यान दीजिए ये मैं बोल रहा हूँ सिर्फ प्योर मेटल के लिए। इसीलिए जब ओम्स लॉ में हम देखते हैं तो हम वहां पे एक कांस्टेंट टेम्परेचर लेते हैं, क्योंकि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज करते रहेंगे तो रेसिस्टेंस की जो वैल्यू है वो भी इंक्रीज और डिक्रीज करती रहेगी। तो यहाँ से हमने देखा 4 पॉइंट्स की लेंथ ऑफ वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, क्रॉस सेक्शनल एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, और जो मटेरियल ऑफ वायर है उस पे भी डिपेंड करता है। मींस हर एक कंडक्टर मेटल का अपना अपना अलग अलग यूनिक रेसिस्टेंस होता है। फिर प्योर मेटल प्योर मेटल का जो रेसिस्टेंस होता है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब बच्चों हम फर्स्ट और सेकंड पॉइंट को अगर ज्वाइन करें तो हमें मिलेगा R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाई A। आप देख सकते हैं R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A एंड R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R is directly proportional to L and R is inversely proportional to L। और फिर अभी मैंने जैसा कि आपको ओम्स लॉ में भी बताया कि किसी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट का यूज करते हैं, और इस केस में हम जो कांस्टेंट का यूज करते हैं उसे हम कहते हैं रो L बाई ए। जो ये रो है इसको हम रेसिस्टिविटी के नाम से जानते हैं। ये रेसिस्टेंस हुआ बच्चों और ये रेसिस्टिविटी हुआ। आइए हम रेसिस्टिविटी के बारे में आपको समझाते हैं। सो स्टूडेंट्स, मैंने क्या आपको बताया कि जो रेसिस्टेंस होता है, रेसिस्टेंस किसी भी मटेरियल का वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और जब मैंने ये फर्स्ट और सेकंड को ऐड किया तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाई ए, और फिर प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हम हटाएंगे तो R इज इक्वल टू रो L बाई ए हो जाएगा। क्या बच्चों? R इज इक्वल टू रो, इसको हम क्या पढ़ते हैं? RHO, रो का सिंबल है यू बच्चों, ठीक है बच्चों, और इसको हम कहते हैं रेसिस्टिविटी। ये R है रेसिस्टेंस और ये रो है रेसिस्टिविटी। अब ये रेसिस्टिविटी क्या होता है ये हम पहले फॉर्मूला देखेंगे इसका। तो अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूं तो ये हो जाएगा A इंटू आर इज इक्वल टू रो L। सो A इंटू आर बाई L इज इक्वल टू रो। सो यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बच्चों। आपको किसी वायर का एरिया दे दिया होगा, लेंथ दे दिया होगा और उसका रेसिस्टेंस दे दिया होगा, तो आपको उसकी रेसिस्टिविटी पता होनी चाहिए। अब देखिए बच्चों, अधिकतर बुक में इतने ही कॉन्सेप्ट दिए होते हैं कि रेसिस्टिविटी की फॉर्मूला क्या होती है। तो बच्चों मैं भी अपने टाइम कंफ्यूज हो गया था कि रेसिस्टेंस तो ठीक है, किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी है, ये रेसिस्टिविटी क्या है। तो मैं आज आपको वो कंफ्यूजन दूर करने जा रहा हूँ। देखिए बच्चों, अगर हम किसी वायर का अगर हम 1 मीटर मीन्स यूनिट लेंथ 1 मीटर का अगर एक क्यूब लेते हैं बच्चों, 1 मीटर का किसी भी मेटल का एक क्यूब लेते हैं जिसमें से करंट पर मीन्स इसके परपेंडिकुलर, तो इसके पर मीन्स एक अगर आप विजुअलाइज कीजिए, एक 3D कॉन्सेप्ट है कि अगर आप एक क्यूब लेते हैं और उसमें परपेंडिकुलर मीन्स ये ऊपर या तो इसके ऊपर
या तो इस नीचे वाले से नीचे, मींस इस क्यूब के किसी दो अपोजिट फेस के, मींस अगर ये एक क्यूब है तो इस क्यूब के दो अपोजिट फेस या तो अप एंड डाउन या फ्रंट या बैक या फिर लेफ्ट या राइट, किसी दो अपोजिट फेसेस से अगर परपेंडिकुलरली अगर करंट पास करता है, मींस ऐसे या फिर इस फेस से और इस फेस से ऐसे, या फिर ये जो फ्रंट फेस है उससे यूं आगे और इस बैक वाले से यूं पीछे, किसी दो फेसेस से अगर परपेंडिकुलरली करंट पास करता है तो उस समय जो रेसिस्टेंस आता है उसी को हम रेसिस्टिविटी कहते हैं। तो क्या बच्चों, रेसिस्टिविटी इज डिफाइंड एज द रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ क्यूब समझते हैं बच्चों, ऑफ सॉलिड स्क्वायर by a cube of material of side 1 meter, इसका each side equal होता है जो कितना होगा 1 meter, when current flows perpendicular to opposite faces, अगर opposite faces up या down, front या back, left या right, opposite faces से अगर क्या पास करे, करंट पास करे, तो उस समय जो रेसिस्टेंस उस मटेरियल का होता है वो रेसिस्टिविटी कहलाती है। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ से आप फॉर्मूला है क्या, तो रो इज इक्वल टू ए बाई एल इंटू आर। अब यूनिट ऑफ, आप देखिए बच्चों, यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस, यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी क्या होता है, तो एरिया का जो यूनिट होता है वो होता है मीटर स्क्वायर और लेंथ का होता है मीटर, रेसिस्टेंस का मैंने आपको बताया रो, सो एम से एम स्क्वायर, तो रो एम मींस ओमेगा एम, रो सॉरी बच्चों रो मैंने बोल दिया, ये हो गया ओमेगा मीटर इज द एसआई यूनिट ऑफ रो यानी रेसिस्टिविटी। और मैंने एक और आपको पॉइंट बताया बच्चों कि जो रेसिस्टेंस होता है वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। जो प्योर मेटल होता है टेम्परेचर की इंक्रीज करने के साथ उसका क्या, जो उसका रेसिस्टेंस है वो इंक्रीज करता है, और टेम्परेचर की डिक्रीज करने के साथ उसका रेसिस्टेंस भी डिक्रीज करता है। एंड द फोर्थ वन इज मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। अगर हम 1 मीटर और 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल का एक कॉपर का वायर लेते हैं, एक एल्युमिनियम का और भी अलग अलग मेटल का, तो हर एक मेटल का जो रेसिस्टेंस है वो अलग अलग होगा। सो स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। तो हमने एक फॉर्मूला देखा कि रो इज इक्वल टू आर एल बाई ए। तो क्वेश्चन ये पूछता है कि व्हेन आर इज इक्वल टू रो, यानी क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज द कंडीशन फॉर विच रेसिस्टेंस ऑफ अ वायर विल बी इक्वल टू इट्स रेसिस्टिविटी। तो उस केस में हम क्या कहेंगे कि इफ द of the wire is 1 meter and its cross sectional area is 1 meter square, then the resistance of a wire will be equal to the resistivity of the wire। ठीक है बच्चों, और यह एक डिफिनेशन भी है रेसिस्टिविटी का, एक अनदर डिफिनेशन। एक मैंने क्या बताया कि अगर हम 1 मीटर स्क्वायर के क्यूब लेते हैं किसी भी कंडक्टर का, तो उसके अपोजिट फेसेस से जब करंट पास करता है तो उस समय जो उसके द्वारा रेसिस्टेंस अप्लाई होता है, रेसिस्टेंस प्रोवाइड कराया जाता है, तो उसको हम रेसिस्टिविटी कहते हैं। और एक ये भी डिफिनेशन है, जब हम 1 मीटर लंबे वायर में जिसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर होती है के रेसिस्टेंस को मेजर करते हैं, तो वहीं उसकी रेसिस्टिविटी होती है। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों, जो रेसिस्टेंस का आपने फॉर्मूला देखा R इज इक्वल टू V बाई आई, तो ये भी एक कांस्टेंट था। ठीक है बच्चों, लेकिन अगर हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो उसके साथ I भी इंक्रीज करेगा, लेकिन R जो है वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। किस फैक्टर पे, तो लेंथ पर या फिर और भी मैंने आपको बताया क्रॉस सेक्शनल एरिया पर, मटेरियल पे। लेकिन
जो रेसिस्टिविटी होता है बच्चों, आप रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला देख रहे हैं रो एल बाई ए, लेकिन जो रेसिस्टिविटी है वो लेंथ या एरिया पर डिपेंड नहीं करता है। यह एक प्रॉपर्टी ऑफ प्योर मटेरियल है। ये लेंथ और एरिया को बढ़ाने घटाने से चेंज नहीं होता है। तो ये क्वेश्चन पूछता भी है बच्चों, हमेशा कंफ्यूज करने के लिए बच्चों को कि व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन व्हिच रेसिस्टिविटी डिपेंड्स। तो आपको लिखना होगा रेसिस्टिविटी इज द प्योर प्रॉपर्टी ऑफ एनी कंडक्टर, इट डजंट डिपेंड ऑन एनी फैक्टर। और अगर पूछा व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन व्हिच रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड्स, तब आपको वो 4 पॉइंट्स लिखने होंगे। हालांकि जो रेसिस्टिविटी होती है बच्चों, रेसिस्टिविटी वो 2 पॉइंट्स पर ही निर्भर करती है। फर्स्ट वन इज नेचर ऑफ मटेरियल, क्योंकि हर एक मटेरियल की अलग अलग रेसिस्टिविटी होती है। एंड सेकंड इज द टेम्परेचर, बस ये डायमेंशन यानी लेंथ ब्रेथ एरिया पर डिपेंड नहीं करती है, ये सिर्फ नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। जनरली अगर आप किसी प्योर मेटल के टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो उसकी रेसिस्टिविटी भी इंक्रीज करती है, और अगर टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, नेचर को बढ़ाते हैं, जो टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो उसकी रेसिस्टिविटी इंक्रीज करती है। अब और कुछ पॉइंट्स है जैसे कंडक्टर और इंसुलेटर, इसको हम अगर रेसिस्टिविटी के टर्म में डिफाइन करें तो दोज सब्सटेंसेस व्हिच हैव लो रेसिस्टेंस, जैसा कि आपने देखा बच्चों कि R इज इक्वल टू V बाई आई, ठीक, मीन्स रेसिस्टेंस जितना ज्यादा होगा उसमें से करंट उतना ही कम फ्लो करेगा, और रेसिस्टेंस जितना कम होगा उसमें से करंट उतना ही ज्यादा फ्लो करेगा। तो हम कंडक्टर किसको कहते हैं जिसमें से अच्छी खासी करंट हो। तो जब हम those substances which have very low resistance are called conductors, whereas those substances which have a very high resistance is called insulators। ठीक है बच्चों। और फिर एक और जनरल क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हीटिंग एलिमेंट होते हैं या फिर जो क्वाइल्स ऑफ हीटिंग एप्लियंसेज होते हैं, जैसे आपके घर आयरन होगा, हीटर होगा, इनकी जो वायर होती है वो एल्युमिनियम की बनी होती है, सिंपल मेटल की नहीं बनी होती है, प्योर मेटल की नहीं बनी होती है। तो इसका क्या रीजन है? तो इसका भी रीजन रेसिस्टेंस है बच्चों, क्योंकि जो एलॉय होता है उसके पास वेरी हाई रेसिस्टेंस पावर होती है। तो इससे क्या होगा बच्चों, जब हाई रेसिस्टेंस पावर होगा तो वो ज्यादा हीट ज्यादा जो करंट है उसको कम सप्लाई करेगा। रेसिस्टेंस जब ज्यादा हो जाएगा तो उसमें से करंट तो कम सप्लाई होगा, लेकिन वो हीट एनर्जी में उसको ज्यादा कन्वर्ट कर, जब करंट कम आएगा और लगातार वोल्टेज इलेक्ट्रॉन आते जाएंगे तो करंट सप्लाई करके ना उस करंट एनर्जी को वो हीट एनर्जी में डेवलप कर देता है, जिससे हमें अच्छा हीट मिलता है। एंड सेकेंड ये होता है कि एलॉय के पास वेरी लो ऑक्सीडाइजिंग पावर होती है। मतलब अगर सिंपल प्योर मेटल रहेगा बच्चों और उस पर अगर हम ज़्यादा वो डालेंगे, करंट पास करवाएंगे, वोल्टेज, तो वो मेल्ट कर सकता है, ऑक्सीडाइज हो सकता है। लेकिन जो एलॉय होता है उसके पास बहुत ही हाई ऑक्सीडाइजिंग वेरी लो ऑक्सीडाइजिंग पावर होती है, जिसके कारण वो मेल्ट नहीं कर पाता। सो आई होप बच्चों कि आपको ये ओम्स लॉ, रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। हाँ, अभी इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल प्रीवियस ईयर के एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स मैं आपको कराऊंगा, लेकिन अब हमारी जो नेक्स्ट लेक्चर होंगी वो इसी पर बेस्ड अलग से आपको मैं सिर्फ न्यूमेरिकल्स की एक सीरीज लाऊंगा, जिसमें मैं आपको अच्छे अच्छे एनसीईआरटी के साइड बुक्स के प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन कराऊंगा। तब तक पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, और अगर कोई कंफ्यूजन हो तो मेक श्योर कि आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। किसी प्रकार का डाउट हो, कोई भी कंप्लेन या फिर कुछ भी सुझाव मुझे देना हो तो आप बताइए, मैं उस पर जरूर काम करूंगा और आपको जल्द से जल्द रिस्पॉन्स करूंगा। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।